Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3, the United Nations Organization. बेटा कब बना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. क्यों बना? वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए. किस ईयर में बना? 1945 में बना. ठीक, कोई बात. देखते हैं चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग. तो पहले तो हम लोग देखेंगे बेटा कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूएन भी कहते हैं, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया. फिर हम देखेंगे कितने मेंबर्स हैं इसमें, मेंबर नेशंस, कितनी कंट्री हैं जो इसका पार्ट है. ठीक है, मतलब देखो इसमें भी लोगों को मेंबरशिप मिलती है, पर यहाँ लोगों को ना मिलके किसको मिलती है बेटा? कंट्रीज को. तो कितनी कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं, क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या एम है यूनाइटेड नेशंस के, वो हम देखेंगे. फिर हम देखेंगे भाई कि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे वर्ल्ड के पीस को मेंटेन करने के लिए, तो किस तरीके से ये काम करता है, फंक्शनिंग पढ़ेंगे हम यूनाइटेड नेशंस की. फिर हम डिफरेंट ऑर्गन्स को भी पढ़ेंगे यूएन के. फिर हम देखेंगे भाई हमारे इंडिया के यूएन के साथ कैसे रिलेशंस हैं. चले आगे, चलो ये आप लोग पढ़ लेना. ठीक है, चलो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. तो जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, अब फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में आपको समझाऊं, उसके पहले 20th सेंचुरी कौन सा पीरियड है. तो वो टाइम जो 1901 से स्टार्ट होके 2000 तक चला, इसे हमने क्या कहा? 20th सेंचुरी. 1901 से स्टार्ट होके 2000 तक चलने वाला टाइम क्या था? 20th सेंचुरी. अब यहाँ पर बोल रहे हैं फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ मतलब 1901 से लेकर के 1950 तक का पीरियड, इसे कहते हैं हम फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में. ठीक है, इसमें हुए दो वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2. पूरी दुनिया ने दो वर्ल्ड वॉर देखे 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, मतलब 1901 से लेकर 1950 तक. पहला वर्ल्ड वॉर जो था वो 1914 में स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ 1918 में. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हुआ 1939 में और ख़त्म हुआ 1945 में. आए बात समझ? चलो, तो दो वर्ल्ड वॉर देखी हमने जिसमें मैसिव डिवास्टेशन हुआ. भाई जो कंट्रीज वॉर लड़ रही थी, एट द एंड उन्हें भी समझ में आ गया कि ये क्या कर दिया हमने. जो मिजरी उस टाइम में इन लोगों ने क्रिएट की, जो इकोनॉमिक सेटबैक पूरी दुनिया को मिला, वो आज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. वो इंग्लैंड जो क्रेडिटर हुआ करता था, दुनिया भर को लोन बांटता था, एट एंड उसको लोन की जरूरत पड़ गई. ऑल्दो वो विनर पार्टी में था. देखो एक साइड में लड़ रहे थे, जो मेजर पार्टीज के नाम लिख रही हूँ, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में एंट्री लेता है यूएसए. एक साइड में था जर्मनी, जापान और इटली. ये लोग हार गए थे. जर्मनी, जापान, इटली हार गए थे. जीता कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए. ब्रिटेन जीतने के बाद भी बेटा इतना ज़्यादा इसकी इकॉनमी को सेटबैक मिला कि आप सोच भी नहीं सकते. ये क्रेडिटर से डेटर बन गया. जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने जल्दी ही रियलाइज़ कर लिया था कि भाई हमें आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर होने से रोकना ही है, नहीं तो दुनिया में फिर कुछ भी नहीं बच पाएगा. जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने जल्दी ही रियलाइज़ कर लिया कि कोई फर्दर वॉर तो नहीं होना चाहिए, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 3 तो होना ही नहीं चाहिए. तो हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो वर्ल्ड पीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, वॉर होने से रोके. तो वर्ल्ड पीस को, वर्ल्ड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए बनाया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएन. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल ही रहा था ना, मतलब ऐसा नहीं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया फिर विंस्टन चर्चिल और डी रूजवेल्ट को ध्यान आया, ऐसा नहीं. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था तब ये लीडर्स जब आसपास देखते थे तो इनको लगने लगा था यार गलती तो हो गई हमसे, हमें ये वॉर नहीं करना था, या आने वाले टाइम में कोई वॉर नहीं होने चाहिए. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेटा चल रहा था ना, वाइल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टिल रैगिंग, जो हेड्स थे अलाइड पावर्स के, अलाइड पावर्स में कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए. ठीक है, इन लोग ने सोचा, जो कि किसके खिलाफ लड़ रहे थे, ये सब मिलके किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जर्मनी, जापान और इटली के खिलाफ लड़ रहे थे, है ना. इन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो मेंटेन करे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, डिस्प्यूट्स को सेटल कर दे. ये लीडर्स जो थे
ब्रिटेन के, फ्रांस के, रशिया के, यूएसए के, इन्होंने बात की कि हमें क्या बनाना है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन कौन लीडर थे बेटा? पहला लीडर था विंस्टन चर्चिल, जो कहाँ से थे? ग्रेट ब्रिटेन से। विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ग्रेट ब्रिटेन। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट यूएसए। जोसेफ स्टालिन प्रेसिडेंट यूएसएसआर। तो वो सारे लीडर्स जिन्होंने फाउंडेशन रखा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें फर्स्ट नंबर पे आप याद रखोगे ग्रेट ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर। इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को? अब ये तीन जो सुपर पावर्स थी वो लीड कर रही थी किसको बेटा? यूएन फॉर्मेशन को, है ना। इसके अलावा डिफरेंट लगभग 50 नेशंस के जो डेलीगेट्स थे वो भी आए, और ये सारे लोग कहाँ मिले? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वहाँ पे ये 25 अप्रैल को बैठे 1945 में। सब डिस्कशन किया, यार हमने बहुत नुकसान हो गया है, बहुत लॉसेस हो गए हैं, हमारी जो इकॉनमी है वो ड्रेन कर गई है, हमारी मिलिट्री ऑलरेडी थक गई है, तो हम गलत कर दिए यार, ये लोग अब बैठ के डिस्कस करें। तो 26 जून 1945 को इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, और उस कॉन्फ्रेंस में चार्टर ऑफ यूएन या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लिख लिया गया। अब चार्टर लिख लिया गया है, बातें डिस्कस हो गई हैं। तो जो सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो उद्देश्य, एम और जो पर्पस था और आने वाले ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर स्ट्रक्चर था, ये सब हमने सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस में ड्राफ्ट कर लिया। इतने मेंबर्स होंगे, ये काम हम करेंगे, इस तरीके से काम हम करेंगे, ये सब डिसाइड हो गया था। और एक आशा के साथ डिसाइड हो रहा था बेटा, अच्छा मैंने बताया नहीं इसलिए पहले सुन लो, 1914 से लेकर के 1918 तक चला था वर्ल्ड वॉर 1। तो ऐसा ही विचार वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी नेताओं को, लीडर्स को आया था, और उस टाइम में बना था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, पर लीग ऑफ नेशंस तो फेल हो गया। कैसे फेल हो गया बेटा? क्योंकि सून देयर वाज वर्ल्ड वॉर 2। तो लीग ऑफ नेशंस अपना काम ठीक से नहीं कर पाया जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना था। तो अब ये जो लीडर्स हैं ये खोप के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं कि भाई ये तो प्रॉपरली काम करेगा, अपने प्रेडिसेसर की तरह फेल तो नहीं होगा, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस मिजरेबली फेल हो गया था। हिटलर जो जर्मनी से बिलोंग करता था, उसने अपने आप को पुल्ड आउट किया, किससे? लीग ऑफ नेशन से, और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर दिया। हु स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर 2? हिटलर, जर्मनी, है ना। सो वर्ल्ड इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाया था लीग ऑफ नेशंस। 26 जून 1945 को क्या हुआ? जो चार्टर था यूनाइटेड नेशंस का, उसे अनएनिमसली, मतलब बिना किसी बहस के अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस में। किसने अडॉप्ट किया? 50 नेशंस ने। हाउएवर ये जो था मतलब इफेक्ट में कब से आया? 24 अक्टूबर 1945 को आ गया। और यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर्स बना यूएन या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बना न्यूयॉर्क में। इज दिस क्लियर टू यू? देखो पहले हम लोग बैठे, हमने जनरल बातचीत की। 26 जून को जब बैठे तो हमने ड्राफ्ट लिख लिया, पर उस ड्राफ्ट को मानकर इफेक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन आया उसने अपना काम करना चालू कब से किया? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है बात। इस दिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? न्यूयॉर्क। अब हम मेंबर नेशन की बात करेंगे। तो मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ, मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो जो नंबर था यूनाइटेड नेशंस का एट द टाइम ऑफ सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, कितने लोग आए थे? 51। 1945 में कितने लोगों ने इसको साइन किया? 51 में। पर आज 193 मेंबर्स इसके हो गए, मतलब लास्ट 7 डिकेड्स में हम 51 से कहाँ पहुँच गए? 193 में। ठीक है, अब यहाँ से जरूर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको लर्न कर लेना है। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशंस हैव? तो आंसर आएगा 6। मैम पूछेगी क्वेश्चन ऐसे 1 मार्क 2 मार्क में, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूनाइटेड नेशंस हैज? तो कितनी लैंग्वेजेस हैं बेटा? 6। ठीक है, कौन कौन सी है? अगर मैम ने बोल दिया नेम देम, तो क्या लिखेंगे आप? फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज, अरेबिक, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे यूएन के बेटा? तो यूएन का पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। सबसे बड़ा काम तो यही है। कंट्रीज, नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना।
अब देखो बेटा, फैमिली में अगर झगड़े हो सकते हैं तो एक कंट्री में झगड़े होना पॉसिबल कोई नई बात नहीं होगी, है ना। अब एक कंट्री में जब डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो वर्ल्ड में 193 कंट्री हैं, इससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो क्या वो आपस में नहीं लड़ेंगी? ऑब्वियस सी बात है, लड़ रही होंगी। तो भाई अगर कोई ऐसा मैटर आता है, कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है जो कि वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसे देन एंड देयर ही सेटल करना यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जेक्टिव है, टू सेटल डिस्प्यूट अमंग नेशंस दैट मे डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस। ऐसे हर मैटर जो वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब कर सकता है उसे हमें वहीं रिजॉल्व करना है। उसके अलावा बेटा, अगर किसी कंट्री को कोई इकोनॉमिक हेल्प चाहिए हो, कोई सामाजिक कोई सोशल हेल्प चाहिए हो, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए हो, तो हर कंट्री को कहा गया है आप अपने नीबर कंट्री को, नियर फार कंट्रीज को हेल्प करो, ठीक है। अगर टर्की में अर्थक्वेक आता है तो भी इंडिया हेल्प करता है, अगर नेपाल में कोई प्रॉब्लम होती, कोई इश्यूज होते तो भी इंडिया हेल्प करता है, श्रीलंका को इंडिया हेल्प करता है। तो ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भाई हर कंट्री को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे बेटा अब हम लोग। तो बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल है कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो इक्वालिटी को एंजॉय करेंगे, वो सोवरेन ही रहेंगे, उनके ऊपर अपने डिसीजंस लेने का राइट खुद के पास ही होगा, यूएन उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो सोवरेनिटी भी बनी रहेगी, इक्वालिटी भी हर नेशन को मिलेगी। मतलब यूएन में अगर 193 कंट्रीज हैं तो वो सारी इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब है सारे मेंबर नेशन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन यूएन में होगा। जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुली ही रिजॉल्व करना है, ठीक है, जिससे कि इंटरनेशनल पीस के लिए कोई डेंजर ना हो, है ना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी बनी रहे, जस्टिस बना रहे। तो हर नेशन को ऑब्लाइज करना है यूएन के इस डिसीजन को कि भाई जितने भी डिस्प्यूट्स हो उन्हें हम कैसे सॉल्व करें बिल्कुल पीसफुल वे में। और भाई बात करके हर बात का हल निकाला जा सकता है। जितने भी मेंबर्स हैं उनसे कहा जाता है कि आप उन मेंबर से दूर रखिए। सपोज करो आप यूएन के मेंबर हो, हम इंडिया यूएन का मेंबर है, और अगर यूएन रशिया के ऊपर कोई सैंक्शंस लगाएगा तो इंडिया को उन सैंक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये पॉइंट का मतलब है। देखो, ऑल मेंबर्स सेल रेफरेंट, रेफरेंट मतलब होता है दूर रहना, है ना। जितने भी मेंबर्स हैं वो दूर रहेंगे किससे? जिसको यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लगा रखे हों या जो यूनाइटेड नेशंस के अगेंस्ट में हो, ठीक है। देखो फिर से पढ़ो इस पॉइंट को। जितने भी मेंबर नेशन हैं वो रेफरेंट रहेंगे फ्रॉम असिस्टिंग स्टेट्स और स्टेट अगेंस्ट विच द यूनाइटेड नेशंस इज टेकिंग प्रिवेंटिव और एनफोर्समेंट एक्शन, किसी के ऊपर एनफोर्समेंट कोई एक्शन लिए हो, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हों, या क्या कहते हैं उसको, सैंक्शंस लगा रखे हों, तो आपको अपने आप को उनसे दूर रखना है। जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें दूर रहना है किस बात से? कि भाई कोई भी मेंबर फोर्स का यूज़ नहीं करेगा, किसी दूसरे को चेतावनी नहीं देगा, थ्रेटन नहीं करेगा, ठीक है। आपको दूसरी कंट्री की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को समझना पड़ेगा। जैसे चाइना आजकल नहीं समझता है, चाइना बोलता है साउथ चाइना सी भी मेरी, इंडिया का अरुणाचल प्रदेश भी मेरा, तिब्बत भी मेरा, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा, ठीक है। पर क्या कर सकते हैं, चाइना के पास है वीटो पावर, तो चाइना चला रहा है। तो जितने भी मेंबर नेशन हैं उनको अपने आप को इस बात से बचाना है कि वो किसी दूसरी कंट्री की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खत्म ना करें। जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में वो ये इंश्योर करें कि जो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं वो काम करेंगे इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर, तभी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रह पाएगी। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.